तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर युवराज और आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके क्रियाशारी लेक्चर की सीरीज। तो यार, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रियाशारी हमारा बीएमएस फर्स्ट प्रूफ का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, क्रिया शरीर को पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमारे पहले क्लियर होने चाहिए। तो हम पहले उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग इस पूरे सब्जेक्ट को लेते हुए चलेंगे। लेक्चर वाइज ये सीरीज रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। अब यार, हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद को जानते हुए चलेंगे। तो यार, ये आयुर्वेद जो शब्द है ना, इसकी निरुक्ति है आयुषः वेदः आयुर्वेदः। ये निरुक्ति क्या होती है भाई? निरुक्ति होती है कि कोई शब्द कैसे बना है, वो शब्द वैसा ही क्यों है। आयुर्वेद को आयुर्वेद कहा गया, तो वो जो आयुर्वेद शब्द इसके लिए मिला, तो आयुर्वेद शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया गया। तो आयुर्वेद की निरुक्ति है आयुषः वेदः आयुर्वेदः। अब देखिए, आयुषः, आयुषः का अर्थ है आयु, हमारा जो लाइफ स्पैन है। और वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान का सोर्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आयुष मतलब एज, आयु जो हमारी लाइफ है, और वेद मतलब ज्ञान। तो यानी कि एक ऐसा ज्ञान जिसमें कि आयु के बारे में बात की गई है, या सिंपली कहें तो आयु का ज्ञान जहां हमें प्राप्त होता है वह आयुर्वेद होता है। ये आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति है। that Veda means knowledge and Ayush means life. Therefore, Ayurveda means the knowledge and understanding of life. Ayurveda is not only a medical science but is a science of life. यह आयु का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा जाता है। अब हमें आयुर्वेद की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और डेफिनेशन का अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको ये श्लोक याद होना ही चाहिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता ही है। आयु की डेफिनेशन पूछ ली तो आपको श्लोक लिखना है। अब हम जानते हैं कि आयु की डेफिनेशन आखिर है क्या। तो आयु की डेफिनेशन देते हुए आचार्य चरक कहते हैं, हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। आचार्य कहते हैं कि हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, जहाँ इन चार प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो, एवं हिताहितम, इनके लिए हितकर और अहितकर भावों का वर्णन किया गया हो, साथ ही साथ आयु का मान, मान यानी कि मेजरमेंट जहाँ बताई गई हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। यानी कि सिंपली आयुर्वेद वो साइंस है जहाँ पर चार प्रकार की आयु, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, और साथ ही साथ इन चार प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, और इनका मान, इनकी मेजरमेंट, जो यहाँ ये चीज़ें बताई जाएं वो आयुर्वेद कहलाती हैं। अब आप कहोगे सर यार, ये चार प्रकार की आयु आपने बोल तो दी लेकिन समझ नहीं आई है क्या। तो देखिए, आयु जो है उसको चार प्रकार से डिवाइड किया गया है। मेनली आप ये चीज़ें पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए इसे पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आयु को जो है चार प्रकार का माना गया है। आचार्यों ने कहा है आयु चार प्रकार की है। कौन कौन सी? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। भाई आयु क्या है? बेसिकली हम आयु ये मानते हैं ना कि हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम है, जो लाइफ स्पैन है, उसे हम आयु कहते हैं। और जो बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम, उसे हम लाइफ भी कहते हैं। वही हमारा जीवन है, वही हमारी आयु है। तो यार, आपने अपने जीवन का ज्यादातर समय किस तरह व्यतीत किया, उसके आधार पर आयु चार प्रकार की है। जैसे पहली आयु है हितायु। तो हितायु है, हितायु वे वह आयु होती है जिसके अंदर हम अपने जीवन का ज्यादातर समय या फिर पूर्ण जीवन ही स्वयं के और दूसरों के हित के लिए प्रयोग करते हैं। हित का अर्थ है बेनिफिशियल, बेनिफिट। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह अपने बेनिफिट के लिए तथा समाज के बेनिफिट के लिए पूरा जीवन जी रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह हितकर आयु जी रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, समाज सेवी होते हैं, ठीक है, वो सोशल वर्क करते हैं,
तो वह स्वयं का भी हित देख रहे हैं, दूसरों का भी हित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, तो वह हितकर आयु जी रहे हैं, वह हितकारी कार्य कर रहे हैं, वह अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो वह जो अच्छे कार्य करते हैं वे हितायु जीते हैं। उसके ठीक अपोजिट जो अहित करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन काल में ज़्यादातर अहितकारी हार्मफुल चीज़ें करते हैं, बेनिफिशियल के ठीक अपोजिट जो हार्मफुल चीज़ें करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अहितायु जीते हैं। तो एक होती है दुखायु और एक होती है सुखायु। तो सुखायु वाले व्यक्ति वो होते हैं जो अपना जीवन स्वयं के सुख के लिए और दूसरों को सुख के लिए यानी कि प्लेजर के लिए पूरा जीवन डेडिकेट करते हैं। पूरा जीवन उनका सुख पे आधारित रहता है, स्वयं भी पूरे भाई आराम से। कुछ लोग होते हैं ना भाई, हम भी मौज लें तुम भी मौज लो, सबका साथ सबका विकास। तो उस तरह के लोग वह हैं सुखायु जीते हैं। दुखायु वाले जो होते हैं जो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स क्या है दूसरों का तो नुकसान करते ही करते हैं लेकिन वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, तो वो कौन सी आयु जी रहे हैं, वो दुखायु जी रहे हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अहितायु भी जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो दूसरों का अहित कर रहे हैं तो खुद का भी अहित ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अहितायु भी हो गई। तो 4 प्रकार की आयु हमने पढ़ी, हितायु, ठीक उसके अपोजिट अहितायु, सुखायु और ठीक उसके अपोजिट दुखायु। तो ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। तो जिस शास्त्र में यानी जिस सब्जेक्ट में इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन हो और फिर इनके लिए, इन आयु के लिए क्या हितकर चीज़ें हैं, भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करने से, जो खाने से ये आयु बनी रहे, ये आयु वृद्धि को प्राप्त हो, और ऐसी कौन सी हैं जो अहितकर चीज़ें हैं जो इस आयु का नाश करती हैं, इस आयु को ख़त्म करती हैं, इस आयु को खराब करती हैं, उन चीज़ों का जहाँ वर्णन हो। और साथ ही साथ आयु का मान कि किस व्यक्ति की कितनी आयु है, ये जो आयु की मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को भी बताता है, वह शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। यह डेफिनेशन आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आती ही आती है। इसको डबल स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आयु की बात करते हैं कि ये आयु क्या है। हमने पढ़ लिया कि यार जिस शास्त्र में आयु के बारे में बताया है 4 प्रकार की, उसके लिए हितकर अहितकर के बारे में उसका मान बता दिया, वो आयुर्वेद है। लेकिन यार आयु क्या है, हमें आयु बताओ। तो बेसिकली हम लेमन लैंग्वेज में मोटा मोटा तो ये समझते हैं ना कि भाई जो बर्थ हुई और जो डेथ है उसके बीच का जो टाइम है वो आयु है, बस। आयु इति जीवित काल है, इसकी निरुक्ति क्या है, आयु इति जीवित काल है, कि भाई जो जीवन का जो समय है बस वो आयु है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी निरुक्ति, वेरी इजी। अब आती है इसकी डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको पता होनी ही होनी चाहिए, डबल स्टार इसको भी मार्क कर लीजिए। आयु की डेफिनेशन में आचार्य कहते हैं कि शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायरायुरुच्यते। आचार्य बता रहे हैं कि शरीर, शरीर का मतलब हमारी बॉडी, जो है बॉडी है ना, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब है हमारी सेंसेस, हमारी सेंसेस होती हैं। जैसे इंद्रियां क्या होती हैं, जो सेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि हम बाहर का ज्ञान जिन चीज़ों से प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, और जिससे हम कार्य करते हैं वो कर्मेंद्रियां होती हैं। 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। फॉर एग्जांपल ज्ञान के लिए हम एग्जांपल लें तो जैसे कि मैं आँखों से देख रहा हूँ, तो ये देखने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है वो नेत्रों से प्राप्त हो रहा है, आँखों से, आई से। तो ये जो आई है, ये जो चक्षु है, ये जो नेत्र हैं, ये मेरी ज्ञानेंद्रिय है। ऐसे ही मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ तो मैं हाथ से कोई चीज़ उठा के कहीं रख सकता हूँ, तो ये हाथ क्या है, ये मेरी इंद्रिय है, ये मेरी कर्मेंद्रिय है। तो इंद्रियां हमारी सेंसेस होती हैं जिनके थ्रू हम वर्ल्ड से, संसार से इंटरेक्ट करते हैं, संबंध अपना स्थापित करते हैं, तो वे इंद्रियां होती हैं। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, सत्व वर्ड जहां भी आए आपको समझना है मन की बात हो रही है। हालांकि सत्व एक गुण भी होता है, ठीक है, सत्व है मानसिक गुण भी है, और सत्व जो है वो इस प्रकृति का गुण भी है, उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सत्व यहाँ पे अर्थ किया गया है मन के लिए, मन को भी सत्व बोला जाता है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आचार्य ने कहा कि शरीर, बॉडी हमारी, इंद्रिय यानी कि हमारी सेंसेस, सत्व यानी कि हमारा मन, और आत्मा, ये जब सब एक जगह आके मिलती हैं, इनका संयोग होता है तो वह आयु कहलाती है। क्योंकि इनमें से किसी भी एक को आप हटा दो तो आयु
का नाश हो जाता है। अगर मान लो किसी का शरीर खत्म कर दिया तो कहाँ आयु बची, आयु खत्म। किसी की सारी इंद्रियां ही खत्म कर दी, सारी इंद्रियां, ना तो बाहर का ज्ञान ले पा रहा है और ना ही कोई कार्य कर पा रहा है, तो वह भी, उसकी भी आयु नष्ट है। क्योंकि भाई वो कोई ना तो कोई कार्य कर सकता है, ना तो उसके शरीर में कोई ऐसी क्रिया हो रही है, कोई भी प्रकार का कर्म नहीं हो रहा है, और ना ही वो कोई ज्ञान प्राप्त कर पा रहा है। ब्रेन डेड आजकल का बेस्ट एग्जांपल, ब्रेन डेड केसेस में ऐसा होता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। सत्व, किसी का मन नष्ट हो जाए तो वह आत्मा और शरीर के बीच का जो संबंध है वो मन से रहता है। जो आत्मा होती है ना, वो डायरेक्ट हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं करती है, वो क्या करती है कि वो मन के थ्रू उस शरीर को कंट्रोल करती है। ये देखिए, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आत्मा, मन और फिर शरीर आता है। तो अगर मन हट जाए तो भाई आत्मा जो है वो शरीर को चेतन ही नहीं रख पाएगी, तो फिर भी आयु खत्म हो जाएगी। तो इन सब का जब तक संयोग रहता है वह आयु कहलाती है। अब ये तो हमने आयु की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। अब हम आयु के पर्याय पढ़ते हैं, सिनोनियम्स की। आयु को और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी आचार्य ने इसी श्लोक में बताया है। देखिए, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, तो यहाँ तक तो हो गई आयु की डेफिनेशन। हालांकि पूरा श्लोक ही आयु की डेफिनेशन में आपको लिखना है। धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ये आयु के पर्याय हैं। तो आयु के 4 पर्याय हुए, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। अभी हम आगे चल के इन चारों पर्यायों के बारे में बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि 4 पर्याय आयु के क्यों दिए गए हैं, क्यों इन आयु को इन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, आपके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है, इससे आपको मतलब इजीली याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि आयु आखिर है क्या चीज। देखिए, आयु है शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्मा, इन सबको मिला के जो संयोग बनता है ये आयु होती है। यानी कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का जो संयोग है वह आयु कहलाती है। ठीक है, तो बड़ी इजी डेफिनेशन है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। तो अब हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। जब हमने 4 सिनोनिम्स अभी इसके पढ़े, आखिर वे 4 सिनोनियम इसको क्यों दिए गए हैं, वे नाम आयु के क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारी की। तो धारी के बारे में आचार्य कहते हैं, धार्यति शरीरम पूतिताम गंतु न ददाति इति। यानी कि आयु वह है जो कि हमारे शरीर को धारण करती है, और जब तक आयु बनी रहती है हमारा शरीर पूर्ति को प्राप्त नहीं होता, यानी कि सड़ता नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति की आयु खत्म होती है, आपने देखा होगा उसका शरीर सड़ने लग जाता है, उसका शरीर खराब होने लग जाता है। कृमि उसको आकर, चींटियां आकर, छोटे जानवर वगैरह आकर, है ना, उसको खाने लग जाते हैं, उसमें सड़न आती है, स्मेल गंदी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आयु खत्म हो गई है। यानी कि जब तक आयु रहेगी तब तक उसका शरीर सही रहेगा, उसका शरीर खराब नहीं होगा। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, धारी। आयुधारी इसलिए कहलाती है क्योंकि वह शरीर को इंटैक्ट रखती है, शरीर को खराब नहीं होने देती। तो धार्यति शरीरम पूजिताम गंतु न ददाति इति। दूसरा इसका सिनोनिम है जीवितम। तो जीवितम के बारे में आचार्य कहते हैं, जीव्यति प्राणान धार्यति इति, कि जब तक आयु हमारी है तब तक वह प्राणों का धारण करके रखती है, जिसके कारण हमारा जीवन है। तो आयु ही जीवन है, इसलिए आयु को जीवितम कहा गया, आयु को जीवितम नाम से पुकारा गया, क्योंकि जब तक आयु है तब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, भाई जीवित रहता है, तो इसलिए आयु को जीवितम नाम से बोला गया। तो आगे चलते हैं, एक नाम है आयु का नित्यक। नित्यक, अब देखो, नित्य नाम तो हमने सुना है ना, नित्य का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, ठीक है। तो नित्यक नाम इसलिए दिया गया कि नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति। नित्यम यानी कि जो हमेशा हर क्षण शरीर के साथ है, जो हमारी आयु है ना, हर पल, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड हमारे शरीर के साथ है, तो ये नित्य है, हर क्षण हमारे शरीर के साथ है, हर काल में हमारे साथ है। लेकिन जब ये हमारा साथ छोड़ देती है तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आयु को नित्य कहा गया है, क्योंकि यह हर क्षण हमारे शरीर के साथ रहती है, हर क्षण। तो इसीलिए इसे नित्यक नाम से पुकारा गया। चौथा नाम आयुर्वेद को दिया, इसको आयु को दिया गया है, वह है अनुबंध। अनुबंध के बारे में आचार्य कहते हैं, अनुबंधनाति आयु अपरापर शरीर आदि संयोग रूपतया इति अनुबंध। यानी कि आयु जो है वो अपर पर शरीर के संयोग को एक साथ जोड़ कर रखती है, इनका संयोग बना के रखती है। भाई देखो, अपर शरीर क्या है, पर शरीर क्या है,
भाई देखो, हमारे शरीर होते हैं सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर कहे गए हैं। आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा या वहाँ पढ़ेंगे। तो इन तीनों प्रकार के शरीरों को एक साथ बना के रखती है, एक साथ एक ही संयोग में रखती है, इसीलिए इसे अनुबंध कहा जाता है। तो यार ये तो हमने आयु की डेफिनेशन पढ़ ली, आयु के पर्याय पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद हमने पढ़ा, भाई हमने आयु पता है। अब जिस शास्त्र में आयु के बारे में बताया गया है, चारों प्रकार की आयु, हिता हित सुख दुख, 4 प्रकार की आयु बता दी। उसका फिर हमने साथ ही साथ उसके लिए क्या हितकर है क्या हितकर है ये बता दिया, और फिर साथ ही साथ उसका मान बता दिया। तो ये आयुर्वेद हो गया। अब आयुर्वेद का काम क्या है भाई? आयुर्वेद हम पढ़ क्यों रहे हैं? आयुर्वेद ऐसा क्या करेगा? तो आयुर्वेद क्या करेगा वो हम देखते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। तो आयुर्वेद का एक प्रयोजन तो ये हो गया भाई, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, चलो भाई, व्यक्ति अगर बीमार ही नहीं पड़ेगा तो उससे अच्छा क्या है? व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ ही बना रहे, तो इसके लिए भी आयुर्वेद आदेश करता है। और साथ ही साथ व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया है या व्यक्ति अगर रोगी हो गया है तो उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि रोगी के रोग का नाश करना। रोगी के रोग का नाश करना, यानी कि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। यानी कि आयुर्वेद किस लिए है, आयुर्वेद का काम क्या है? तो आयुर्वेद के 2 काम हैं भाई। एक तो स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको स्वस्थ बना के रखना, भाई वो बीमार ही ना हो। और एक जो बीमार हो गया है, जिसको रोग लग गया है, जो रोगी हो गया है, उसके रोग को शांत कर देना, उसके रोग का नाश कर देना। तो 2 प्रयोजन हुए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो आपने लिखना है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यह श्लोक आपको याद होना ही चाहिए, वेरी बेसिक श्लोक। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भाई आखिर ये स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है। हमने ये जान लिया कि भाई हाँ, हमें स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करनी है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि स्वस्थ व्यक्ति है कौन। तो अब जैसे हम 12th में या नीट की तैयारी करते समय हम पढ़ते आते थे कि भाई हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन बताओ, तो उसमें बताते थे कि भाई हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ बट इट्स कम्प्लीटली सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग वगैरह ना। तो एक WHO की डेफिनेशन होती है हेल्थ की, ठीक है। तो वैसे ही हमारी आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है हेल्थ को लेकर, हमारी आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है स्वास्थ्य को लेकर? तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मार्क कर लो इसको भी। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। देखो यार, श्लोक याद करने को मैं क्यों कह रहा हूँ अभी से ही। देखो, आप कह रहे हो कि सर फर्स्ट लेक्चर में आप श्लोक याद करने को कह रहे हो, तो यार धीरे धीरे आप श्लोक याद करोगे ना, तो आपको एक एज रहेगा, मतलब आप एक ऐसी प्रायोरिटी में रहोगे। देखो, जो भी श्लोक लिख के आता है एग्जाम में उसको प्रायोरिटी मिलती है भाई, ठीक है। टीचर पे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है, हाँ भाई इसने श्लोक लिखा है, ये व्यक्ति पढ़ रहा है। तो आप श्लोक लिख के आओगे तो आपको 2 नंबर तो खरे हैं, एक तो श्लोक लिखने के और एक इसकी रेफरेंस लिखने के। तो 2 नंबर तो आपको फ्री के यहीं से मिल जाते हैं। किसी भी आपको कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो श्लोक लिखो अपना, 2 नंबर आपको फ्री में पड़े हुए मिल रहे हैं। तो क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें समदोषः, 3 दोष होते हैं। भाई इन 3 दोष का नाम तो यार लगभग सबने सुना ही होता है, वात पित्त कफ। आप लेमैन से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा जी आयुर्वेद के 3 दोष का नाम सुना है जी? बोला हाँ जी सुना है। बोला कौन कौन से होते हैं जी? वात पित्त कफ। तो यार अब ये वात पित्त कफ क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अभी आप समझिए कि 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं और 7 धातुएं होती हैं। धातु क्या होती हैं? जो हमारे शरीर का धारण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि एक मशीन है, तो मशीन जिन जिन चीज़ों से बनी है, जिन जिन पार्ट्स से बनी है, फॉर एग्जाम्पल वो उसमें लोहे का गेयर भी हो सकता है, उसमें कोई लोहे का ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है, स्टील का इक्विपमेंट हो सकता है, जिन जिन चीज़ों से वो बनी है वो उसकी धातु है। धातु को हालांकि मेटल वर्ड से कोरिलेट किया जाता है लैंग्वेज में, लेकिन असल में धातु वह होता है जो धारण करता है, यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी है वह धातु होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है?
हमारी बॉडी जी मसल्स से बनी है, हमारी बॉडी ब्लड से बनी है, हमारी बॉडी बोन्स से बनी है। तो ये सब क्या है, धातु हैं। इसको आयुर्वेद में क्या धातु क्या कहा जाता है, तो हमारे आयुर्वेद कहते हैं कि 7 चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। वे धातुएं होती हैं, वे होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इस 7 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना, उन्हें धातु कहते हैं। इन 7 के साथ साथ 3 चीज़ें और हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं, लेकिन उन्हें अलग क्यों रखा गया? वो अलग इसलिए रखा गया कि वो धारण तब तक करती हैं जब वो बैलेंस स्टेट में है, समावस्था में है। जैसे ही वो या तो घट जाएं या बढ़ जाएं, तो उसमें क्या है, वो फिर रोग उत्पन्न करती हैं, वो हमारे शरीर को दूषित करती हैं, पोल्यूट करती हैं, विषेट करती हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं, वात, पित्त और कफ। सामान्य अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में, बैलेंस स्टेट में हमारे शरीर को ये भी धारण कर रही हैं, लेकिन इनको धातु इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये जब विषम अवस्था में आ जाती हैं, जब सम्यक अवस्था में नहीं रहती, बैलेंस स्टेट में नहीं रहती, तो फिर ये क्या करती हैं, ये रोग उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, ठीक है। अब मशीन का हमने धातुएं तो गिन ली भाई, उसके जितने भी पार्ट हैं सारे उसकी धातुएं हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमने मशीन के अंदर ऑयल डाला, फॉर एग्जाम्पल ऑयल डाला हमने लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेंट ऑयल डाला। अब वो ऑयल भी तो उसको ही धारण कर रहा है कि नहीं? उसको धातु क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अगर ऑयल कम हो जाए तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हो सकता है कि मशीन खराब हो जाए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मशीन ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी। तो जब तक ऑयल बैलेंस स्टेट में है तब तक ही उसे धारण कर रहा है। तो जैसे कि वो मशीन में ऑयल फ्लक्चुएट होने की वजह से प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है, वैसे ही जो 3 दोष होते हैं ये हमारे शरीर में कमियां ज़्यादा होने पर रोग को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे उस मशीन में ऑयल था, वैसे हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं। ऑयल मतलब यही मत मान लेना कि दोष ऑयल होते हैं, नहीं, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं मैं आपको। तो आचार्य कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके दोष, 3 दोष की हमने बात की, वे दोष समावस्था में रहे, यानी बैलेंस स्टेट में रहे। समग्निश्च, हमारे शरीर में अग्नि होती है, हीट होती है। आप अग्नि से ये समझें कि हीट है जो हमारे, हम सबको जो पता है ना कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट रहता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस पे वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। आप वो +2 में पढ़ के आए होंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह जो हमारा शरीर है उसके अंदर अग्नि होती है, हीट होती है। तो जब ये अग्नि भी अपनी बैलेंस स्टेट में रहे, यानी कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो समदोष, समग्निश्च, ठीक है, ये भी बैलेंस में हो गया। समधातु, अभी हमने धातु के बारे में एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, आगे धातु पूरा डिटेल में आपको चैप्टर आएगा तब आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे, टेंशन मत ना लो। तो समधातु, ये जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं होती हैं, ये भी सम अवस्था में रहें। साथ ही साथ मलक क्रिया, मलादि की जो क्रियाएं हैं, जो हमारे शरीर में मल होते हैं, मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। आप खुद सोचो हमारे शरीर से क्या क्या वेस्ट निकलता है। हमारे शरीर से भाई फीकल मैटर निकलता है, ठीक है, हमारे शरीर से यूरिन निकलता है, ठीक है, हमारे शरीर से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो यार यही तो है मल। 3 मल होते हैं, मल, मूत्र और स्वेद। मल को पुरुष कहा जाता है, जो हमारा फीकल मैटर होता है उसे पुरुष कहते हैं। तो मूत्र, पुरुष और स्वेद 3 प्रकार के मल हैं। पुरुष यानी कि हमारा फीकल मैटर, मूत्र यानी कि हमारा यूरिन, और स्वेद यानी कि हमारा स्वेट। तो ये जब मलादि की जो क्रियाएं होती हैं ये भी सम्यक होनी चाहिए। जब ये भी बैलेंस्ड है, ये भी प्रॉपरली हो रही हैं, बस जिस टाइम जो मल निकलना चाहिए उस टाइम वो मल आराम से निकल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो भी भाई व्यक्ति स्वस्थ रहता है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, की उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न रहने चाहिए। प्रसन्न इन द सेंस गुड स्टेट में रहने चाहिए, स्टेट ऑफ वेल बीइंग में रहने चाहिए। तो जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? हमारे दोष सम होने चाहिए, हमारी अग्नि सम होनी चाहिए, समदोष समग्निश्च, हमारी धातुएं सम होनी चाहिए, समदोष समग्निश्च, समधातु मलक क्रिया, और हमारी जो मल आदि की क्रियाएं हैं वो सम होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? ये तो देखो ये सब सम होने चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड अवस्था में होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि हमारी आत्मा, इंद्रियां और मन, आत्मा, इंद्रियां और मन, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या होने चाहिए भाई? ये तीनों होने चाहिए प्रसन्न, यानी कि ये भी इन द स्टेट ऑफ वेल बीइंग होने चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें यानी कि दोष, अग्नि, धातु और मल आदि क्रियाएं सम अवस्था में है और आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थिति विधीयते। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन है। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, वेरी बेसिक।
ये मतलब मैं आपको ये नहीं करवा रहा कि क्रिया शरीर के सिलेबस में है, लेकिन ये बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए कम से कम। श्लोक याद करोगे तो वेल एंड गुड है। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं पंच महाभूत के सिद्धांत पे। एक छोटा सिद्धांत है। तो पंच महाभूत का सिद्धांत ये है कि आयुर्वेद कहता है कि यह पूरा संसार, इस संसार की हर चीजें, कुछ भी, हर चीज पंच महाभूतों से बनी है। पंच महाभूत के अपने नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि भाई 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, 5 महाभूत होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इन पांचों से ही पूरा संसार बना है। दरअसल भूत शब्द जो है वो भू प्लस का धातु से मिलकर बनता है। उसका मतलब है विच हैव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि जिसकी अपनी पहचान है और जिसका अस्तित्व होता है और जो किसी और चीज से नहीं बना, वह पंचमहाभूत होते हैं। आप पदार्थ विज्ञान में इसके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो उसको आप वहाँ कवर कर सकते हो पदार्थ विज्ञान में, अगर आप पंचमहाभूतों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहो। तो आयुर्वेद कहता है कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, यानी कि इस संसार के सभी द्रव्य पंच महाभूत से मिलके बने हैं। तो यार सभी द्रव्य का मतलब सर सभी द्रव्य? बोला जी हाँ सभी द्रव्य। चाहे कि ये मेरा शरीर है, यह भी पूरा 5 महाभूतों से ही बना है। आपका शरीर है वो भी 5 महाभूतों से ही बना है। जिस टैबलेट में, लैपटॉप में, फ़ोन की स्क्रीन पे आप ये सब देख रहे हैं, मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो ये भी पंचमहाभूतों से ही बना है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस बेड पे आप बैठे हैं, वो भी पंचमहाभूतों से बना है। ये पृथ्वी पूरी पंचमहाभूतों से बनी है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है ये पंचमहाभूतों से बना है। हर चीज पंचमहाभूतों से बनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि इसी के आधार पर चिकित्सा भी की जा सकती है। क्योंकि भाई औषधियाँ भी तो पंचमहाभूत से बनी है, हमारा शरीर भी पंचमहाभूतों से बना है। तो इसलिए कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो औषध नहीं है, बस उसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, समझदार व्यक्ति होना चाहिए। तो ये तो थे यार आयुर्वेद के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको क्लियर होने चाहिए थे। अब हम शुरू कर रहे हैं क्रिया शरीर का पहला टॉपिक एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एनसीआईएसएम के पेपर वन का पार्ट ए। देखो आपका जो एनसीआईएसएम ने जो सिलेबस दिया है उसमें क्रिया शरीर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हर पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए के जो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए के अंदर मेजरली आयुर्वेदिक पोर्शन होता है, पार्ट बी के अंदर मेजरली मॉडर्न पोर्शन होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे इन लेक्चर सीरीज में, पेपर 1 और पेपर 2 के आयुर्वेदिक पार्ट्स को आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स पेपर 1 और 2 के पार्ट ए को कवर करेंगे, जिसके अंदर मेजरली आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शरीर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिया क्या है। जो नाम है ना हमारे सब्जेक्ट का, क्रिया शरीर, तो आखिर ये क्रिया क्या है और ये शरीर क्या है। अब बच्चे कहेंगे यार सर हमने शरीर तो सुना है, या शरीर क्या आ गया, कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी? नहीं, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है बेटा। शरीर जो है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखो डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया, शरीर के बारे में जानेंगे जो कि सबने सुना है शरीर। शरीर के बारे में जानेंगे कि अरे शरीर और शरीर एक ही हैं या अलग अलग चीज़ें हैं। सर इसको क्लियर कीजिए, कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन भी दूर होगी बेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष एंड मानस दोष। भाई हमने दोष की जो बात की थी ना, आगे हम उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। भाई दोष कितने टाइप के होते हैं, शारीरिक दोष कौन से हैं, मानसिक दोष कौन से हैं, तो इनको भी हम कवर करते चलेंगे। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत हमने पता किया भाई पंचमहाभूत क्या होते हैं, दोष का भी एक ब्रीफ आइडिया ले लिया, दोष क्या होते हैं। त्रिगुण भी हम देखेंगे कि त्रिगुण क्या होते हैं। तो इन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर में आपका सिलेबस का पहला पॉइंट कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्रिया शरीर में जो क्रिया है ना, क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब क्या है। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्थास एवं क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च। कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा की जा रही है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो क्रिया कहलाती है। बस इसी को ही प्रवृत्ति नाम से भी बोलते हैं, इसको ही कर्म कहते हैं, इसी को यत्न कहते हैं, इसी को ही कार्य समारंभ कहते हैं। यानी कि कोई भी काम आपको करना है, उसको करने के लिए जो चेष्टा आपने की, जो एक्टिविटी आपने की, वही क्रिया है। बेसिक, वेरी बेसिक।
कोई मतलब बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है क्रिया की कि भाई किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रवृत्ति जो चेष्टा की जाती है वही क्रिया कहलाती है। क्रिया के सिनोनियम्स क्या क्या हैं, किन किन नामों से क्रिया को जाना जाता है, तो क्रिया को प्रवृत्ति, कर्म, यत्न तथा कार्य समारंभ नाम से कहते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणान्यद अपेक्षते। क्रिया जो है कर्तव्य के कर्म को कहते हैं। कर्तव्य क्या होता है, जो चीज की जानी है, जो सॉरी, जो हमें करना है, जो चीज हमें करना है, जो हम करना चाहते हैं, जो चीज की जानी है, उस कार्य के लिए जो हम कर्म करते हैं, यानी कि सिंपल बात है भाई, हमें कोई चीज करनी है तो उसके लिए जो एक्टिविटी की, जो कर्म किया, उसे ही क्रिया कहते हैं। सेम वही बात जो यहाँ पे कही गई थी वही आचार्य ने दोबारा कह दी। तथा यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता कि भाई ये एक्टिविटी है, ये किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं होती, आपने एक्टिविटी की तो यानी कि वो क्रिया है। आगे कहते हैं प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, यानी प्रयत्न आदि चेष्टा को क्रिया या कर्म के नाम से जाना जाता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। सेम वही कह दिया, द्रव्याश्रितम च कर्म कर्मेदुच्यते क्रिया थी, यानी द्रव्याश्रित कर्म को क्रिया नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी भी द्रव्य में जो एक्टिविटी होती है उसे क्रिया के नाम से जाना जाता है। किसी भी द्रव्य का जो कर्म होता है उसे भी क्रिया के नाम से जानता है। सेम वही बात कही, तो हमें समझ आ गया कि यार क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया तो हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि शरीर क्या होता है। सर सब्जेक्ट का नाम क्रिया शरीर है, अब ये शरीर क्या है, तो शरीर कुछ नहीं है, शरीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर शरीर के बारे में बताया जाए, बस सिंपल यही है यार। नाम अजीब सा है लेकिन बड़ा सिंपल इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस विषय के अंदर, जिस शास्त्र के अंदर शरीर के बारे में बताया जाता है उसे शरीर कहते हैं। देखिए शरीर की निरुक्ति याद होनी चाहिए, बड़ी छोटी है, एक लाइन की है, इसको स्टार मार्क कर लो। शरीरस्य अधिकृत्यम कृतम तंत्र शारीरम, लिख के आना भाई। क्रिया शरीर के बारे में पूछ लिया तो आपको क्रिया के बारे में भी लिखना है, शरीर के बारे में भी लिखना है। तो वहां पे आप ये लाइन लिखेंगे कि शरीरस्य अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरम, यानी कि वह शास्त्र या विषय जिसमें शरीर के बारे में बताया जाता है उसे शरीर कहते हैं। अर्थात शरीर विषय ज्ञान ही जिस शास्त्र का अधिकरण है वह शरीर कहलाता है। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर शरीर के बारे में बातें की जा रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शरीर। अभी जो शरीर होता है ना, ये दो टाइप का होता है यार, ठीक है। एक तो रचना शरीर होता है और एक क्रिया शरीर होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें मेन पढ़ना है क्रिया शरीर। रचना शरीर भाई आप रचना शरीर वाले लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि आपको पता होनी चाहिए और हर सिलेबस में भी। तो शरीर दो प्रकार का है, रचना शरीर और क्रिया शरीर। सबसे पहले हम रचना शरीर की बात करते हैं। तो रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम, ये लाइन भी आपको याद होनी ही चाहिए। रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम, यानी कि वह शास्त्र या वह सब्जेक्ट जिसके अंदर शरीर की रचना के बारे में बात की जाए वह रचना शरीर है। भाई हमारे शरीर की रचना कैसी है, संरचना, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है हमारी बॉडी का। तो हमारे शरीर की रचना, हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनकी रचना, वो हमारे शरीर के अंदर कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में हम जाने, तथा एक दूसरे से कैसे संबंध है उनके, मतलब उसके आसपास कौन सा अंग है, कोई अंग है ना शरीर के अंदर, कोई ऑर्गन है तो उसके पास में कौन सा ऑर्गन है, वो कैसे कनेक्टेड है। तो पूरी संरचना जिसमें बताई जाए, शरीर की रचना जिसमें बताई जाए उसे रचना शरीर कहते हैं। रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम, अर्थात शरीर शास्त्र का वह विभाग जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना, स्थिति तथा एक दूसरे से संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर कहते हैं। और आधुनिक मतानुसार यानी कि मॉडर्न में इसे क्या कहते हैं, एनाटमी। बहुत बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है एनाटमी, तो ये है वो एनाटमी जिसे कि आयुर्वेद में हम बोलते हैं रचना शरीर। अब हमने रचना शरीर की बात कर लिया, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे जो कि क्या है, क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर क्या, रचना शरीर क्या था, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम। अब क्रिया शरीर क्या होगा, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम। लो सेम, इसको भी आप याद कर लेना। इजी है, एक एक लाइन के हैं, बड़े आराम से आप याद कर लोगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, टेंशन मत ना लो, हो जाएगा। एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, तीन बार बोलोगे, चार बार बोलोगे, हो जाएगा। ना हो रहा याद तो दोस्तों से राह चलते पूछ लो, हाँ भाई बताओ रचना शरीर किसको कहते हैं, वो कहेगा रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शरीरम। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको याद होता रहेगा। बड़े ईजी है श्लोक याद करना, कोई मुश्किल नहीं है।
तो क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम, यानी कि शरीर शास्त्र का वह विभाग जिसमें कि शरीर के अंदर होने वाली उसकी क्रियाओं इत्यादि के बारे में बताया जाता है। हमारी क्रियाएं मेनली किन किन से रिलेटेड होती हैं, तो दोष, धातु और मल, इन तीन से रिलेटेड होती हैं। भाई एक तो हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है तो उनमें क्रियाएं हो रही हैं, एक हमारा जो दोष हैं जो भाई धारण कर रहे हैं शरीर को लेकिन घटने बढ़ने पे वो दूषित भी कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्रियाएं हैं। और क्या है, एक मल है जो एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे वेस्ट निकलता है, उनसे रिलेटेड क्रियाएं हैं। तीन ही प्रकार की क्रियाएं हैं, तो इन तीनों का भी अध्ययन इसी में किया जाता है। तो शरीर शास्त्र का वह विभाग जिसमें शरीर एवं उसके अंग प्रत्यंगों की क्रियाओं अर्थात श्वसन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन वगैरह, पाचन, डाइजेशन इत्यादि आदि का, तथा दोष धातु एवं मलों का, दोष धातु एवं मलों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्रिया शारीर कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे दोष धातु मला मूलम ही शारीरम, कि दोष धातु और मल जो है शरीर के मूल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन तीनों को हटा दो तो शरीर कहाँ है बताओ। भाई दोष भाई जो हमारे शरीर के अंदर है, धातु जो हम जिससे हमारा शरीर बना है, और मल हमारा शरीर यही तो है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है हमारे शरीर के अंदर। तो ये तीन ही शरीर के मूल हैं, ये तीन ही मिलकर शरीर बना रखा है इन्होंने। तो भाई इनका भी अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको दोष धातु मल विज्ञान भी बोलते हैं। इन तीन को हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो क्रिया शरीर का दूसरा नाम क्या है? क्रिया शरीर का दूसरा नाम है दोष धातु मल विज्ञान। और साथ ही साथ आधुनिक मतानुसार मॉडर्न में इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, जो कि आप इन दोनों पेपर्स के पार्ट बी में पढ़ने वाले हो, जो कि मॉडर्न के जिसमें कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार ये शरीर क्या है। सर आपने शरीर बता दिया कि भाई ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शरीर क्या है आखिर? आयुर्वेद किसे कहता है कि हाँ ये शरीर है? सबसे पहले हम शरीर शब्द की निरुक्ति देखते हैं कि शरीर शब्द कैसे बना। तो शरीर शब्द बना है शिर्यते इति शरीरम, यानी कि जिसका लगातार क्षरण होता जाए, जिसका लगातार नाश होता रहे, वह शरीर कहलाता है। अब आप सर कहोगे कि यार हमारे शरीर का तो नाश नहीं हो रहा लगातार, तो यार ये तो शरीर नहीं है। नहीं, सबके शरीर का नाश लगातार हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि अपन मॉडर्न में क्या पढ़ते थे, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्रियाएं चल रही हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, रिएक्शंस चल रही हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही हैं। तो सभी को केमिकल और बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उसको एक टर्म दे दी गई मॉडर्न में, मेटाबॉलिज्म। हम सब पढ़ के आए हैं, प्लस 2 में हमने पढ़ा होगा आराम से, नीट की तैयारी की थी जब, याद कीजिए। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है ना। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्टिव जो भी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कुछ चीज बन रही है, कोई चीज बनाई जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो सभी रिएक्शंस क्या हैं? एनाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या आता है? कैटाबॉलिज्म में जो डिग्रेडेशन वाली है, जो डिस्ट्रॉय, जिसके अंदर कोई चीज डिस्ट्रॉय की जा रही है, कोई चीज खत्म की जा रही है, वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आती है। तो इसमें जो ये जो डेफिनेशन है, जो ये निरुक्ति है कि जिसका लगातार क्षरण हो रहा है, जिसका लगातार नाश हो रहा है, ये कैटाबॉलिज्म से आप रिलेट कर सकते हो कि जिस चीज में लगातार कैटाबॉलिज्म चल रहा है। भाई एनाबॉलिज्म तो कभी ना कभी रुकेगा ना। भाई मान लो आपने खाना देना बंद कर दिया किसी को, तो एनाबॉलिज्म तो कम होगा ना, बिल्कुल रिड्यूस भी हो सकता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल भी हो सकता है। कि भाई ऐसा थोड़ी कि हर वक्त हमारे शरीर में कुछ बनता रहे, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हर वक्त हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कम होता रहता है, घटता रहता है। हमारी एनर्जी भी इसी तरह प्रोड्यूस होती है कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो इसी पर एटीपी को एडीपी में तोड़ते हैं, ऐसे एनर्जी निकलती है। तो जिसका लगातार नाश या क्षरण होता रहता है वह शरीर कहलाता है, उसे शरीर कहते हैं। यह है इसकी निरुक्ति। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं कि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायत्कम संयोगवाही। कि शरीर क्या है? तो शरीर है चेतना का अधिष्ठान भूत। चेतना यानी कि हमारी आत्मा, हमारा मन जो है, तो हमारी आत्मा का अधिष्ठान भूत। भाई हमारी आत्मा कहाँ रह रही है? शरीर में रह रही है, तो हमारी आत्मा का तो अधिष्ठान हो गया, ठीक है। पंच महाभूत विकार समुदायत्कम, कि जो पंच महाभूत विकार हैं, जो पंच महाभूतों से बनी चीजें हैं, कोई चीज किसी से बनती है तो वो उसका विकार कहलाती है। जैसे दूध से दही बनी तो दही दूध का विकार है। यह पदार्थ विज्ञान में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो इसको लेके, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि पंच महाभूतों से जो चीजें बनी है वो समुदायत्कम संयोगवाही, यानी कि शरीर जो है वो आत्मा और पंच महाभौतिक विकारों का संयोग शरीर कहलाता है। और एक चीज और आप देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया संयोगवाही।
यार ये संयोगवाही क्या है? चलो शरीर ठीक है, चेतना का अधिष्ठान भूत है, हमारी आत्मा रहती है, और साथ ही साथ पंच महाभूत आदि की जो चीजें बनी हुई हैं, जो विकार हैं, उनका संयोग है। ये संयोगवाही क्या है? तो संयोगवाही का अर्थ है कि जब ये सभी चीजें, जो हमारी पंच महाभूतों से बनी जितनी भी चीजें हैं, ये जब संयोग में रहती हैं, जब समअवस्था में रहती हैं, बैलेंस स्टेट में रहती हैं, जिससे हमारे दोष धातु मल हैं, ये जब तक बैलेंस स्टेट में है तब तक ये शरीर की स्थिति है। अगर इम्बैलेंस में हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही बताया है कि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतकम संयोगवाही, ये शरीर की डेफिनेशन है। इसको स्टार मार्क कर लो, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, सिलेबस में भी है भाई ये वाला। तो यार चेतना अर्थात आत्मा का आश्रय भूत तथा पंच महाभूतादिक विकारों का संयोग शरीर नाम से जाना जाता है। हिंदी यही हुई इसकी। इस लोक में सभी द्रव्य पंच भौतिक हैं, जो हमने बात कर ली थी। शरीर में पंच महाभूतों के विकार के रूप में रसादि धातुएं, दोष तथा मलों का ग्रहण करना चाहिए। यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात त्रिदोष सप्त धातु तथा मल सम मात्रा में रहने से यह शरीर गतिमान रहता है। इनका वैषम्य शरीर में क्लेश को उत्पन्न करता है, यानी कि ये घट जाएं और बढ़ जाएं तो शरीर में दुख, रोग इत्यादि उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया है, इस फॉर्मूला से आप पता मतलब आपको याद रहेगा कि शरीर क्या है। तो शरीर है चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूत आदि विकारों का संयोग क्या है? शरीर है। और ये शरीर जो है, ये शरीर संयोगवाही होता है। ये शरीर क्या होता है? ये शरीर होता है संयोगवाही। राइटिंग पे मत जाओ यार, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन चल जाएगा काम। तो ये शरीर क्या होता है? ये होता है संयोगवाही। तो शरीर क्या हुआ? चेतना का अधिष्ठान भूत होता है, यानी कि चेतना का अधिष्ठान है, आत्मा का अधिष्ठान है, और साथ ही साथ क्या है? पंच महाभूत विकारों का संयोग है, समुदाय है, और ये संयोगवाही होता है। ये थी यार शरीर की डेफिनेशन। इजी सी है ना? इजी है ना? है ना इजी? तो ये थी शरीर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि भाई आचार्य सुश्रुत जो है, आचार्य सुश्रुत है ना, बड़ी बात करते हैं हमेशा, छोटी बात नहीं करते। तो आचार्य सुश्रुत है ना, पूरी डिटेल देते हैं शरीर कैसे बन रहा है। उसके बाद बताते हैं हाँ अब ये जो बन गया ना, ये शरीर है। भाई अपन जैसे मॉडर्न में कैसे पढ़ते हैं कि भाई स्पर्म आया, ओ आया, फर्टिलाइजेशन हुई, फिर उसमें डिवीजन जाइगोट बना, फिर डिवीजन चलती रही, और फिर पूरा फीटस तैयार हुआ, फिर उसकी डिलीवरी हो गई और ये बॉडी बनकर तैयार है कि नहीं। तो ऐसे ही आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि शरीर कैसे बनता है, और ये जो चीज बनी ये शरीर है। तो कैसे कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र शोणितम गर्भाशस्थ, कि शुक्र और शोणित जब गर्भ में स्थित होते हैं, यानी कि शुक्र और शोणित का जब संयोग होए, तो आप कहोगे सर शुक्र और शोणित क्या है? तो शुक्र मतलब हमारा जो स्पर्म है, जो मेल बीज है, जो पुरुष बीज है, और शोणित जो है वो स्त्री बीज है, यानी कि ओवम। जब स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्र और शोणित जब एक साथ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? गर्भाशस्थ, गर्भाशय में, यूट्रस में। तो जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तब आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, तब आत्मा वहां पे आत्मा आती है, आत्मा स्थित होती है। आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, आत्म प्रकृति विकार से, आत्मा और प्रकृति के मिलने से, सम्मूर्छना होने से गर्भित्युच्यते, वह गर्भ कहलाता है। कि जब शुक्र शोणित का संयोग हुआ तो वहां पे आत्मा और प्रकृति के विकारों का वहां पे मतलब आना हुआ, वहां अधिष्ठान हुआ, तो आत्मा उसमें आ गई। तो वह जैसे इसमें आत्मा आई तो वह तुरंत गर्भ की संज्ञा वाला हो गया, वह गर्भ कहलाया। ठीक है, अब ये गर्भ हो गया। अब क्या हुआ? तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, कि अब उसमें चेतना ने प्रवेश किया, वो चेतना उसमें आई। वायुर्विभजति, वायु ने विपर्जन का कार्य किया, महाभूत चल रहे हैं अब। तेज ने पाचन का कार्य किया, आप ने क्लेदन का कार्य किया, पृथ्वी ने संघनन का कार्य किया, आकाश ने विवर्धन का कार्य किया। तो वह जो पिंड था, वह जो गर्भ था, उसमें फिर हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि भिरेरंगे रूपस्तदा शरीरम इति संज्ञा, कि हाथ पैर आदि अंग उत्पन्न हुए और ये जो चीज बनी ये शरीर कहलाई। बस यही है। इसकी हिंदी देखते हैं। शुक्र शोणित जब गर्भाशय में स्थित होकर आत्म प्रकृति विकार से सम्मूर्छित, अर्थात आत्मा, क्षेत्रज्ञ नाम से भी बोला जाता है आत्मा को। आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, प्रधान आदि अष्ट प्रकृति
और 16 विकार। अभी अष्ट प्रकृति और 16 विकार क्या है, ये आप यार पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे। वहाँ जब सृष्टि उत्पत्ति पढ़ोगे कि ये सृष्टि कैसे बनती है, ये संसार कैसे बना है, तब वहाँ पे आप पढ़ोगे कि अष्ट प्रकृति क्या होती हैं, 16 विकार क्या होते हैं। 16 विकार में पंच महाभूत और 11 इंद्रियाँ आती हैं। तो ये सब क्या है, अब वहाँ पे आके डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो ये जब एक साथ आते हैं तो गर्भ कहलाते हैं। अब इस गर्भ में चेतना के अवस्थित होने पर वायु विभाजन, तेज पाचन, वायु विभाजन मतलब वायु विभाजन का कार्य करती है, डिवीजन का कार्य करती है। तेज पाचन यानी कि कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने को पाचन कहते हैं। तो वो पाचन का कार्य करती है। जैसे पाचन मतलब अपने डाइजेशन में भी क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया तो पाचन हुआ ना। तो ये तेज पाचन का कार्य यानी कि अग्नि पाचन का कार्य करती है। आप क्लेदन, क्लेदन यानी कि मॉइस्चराइजेशन का कार्य करती है। पृथ्वी संघनन का कार्य करती है यानी कि उसको फॉर्म देती है, फिजिकल फॉर्म देती है। आकाश विवर्धन का कार्य करता है। आकाशन की स्पेस है, स्पेस कहीं इंक्रीज होगा तो क्या है, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक बलून है, बलून में हवा भर दो, बलून के अंदर का स्पेस इंक्रीज हो गया यानी कि बलून भी तो बाहर से बड़ा हो गया। तो आकाश जो है वो विवर्धन का कार्य करता है और इस प्रकार से विवर्धित होते हुए हस्त, पाद, जिह्वा, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि अंगों की उत्पत्ति होती है। हाथ, पैर, जीभ, कान, नाक इत्यादि बनते हैं और इसे तब शरीर संज्ञा देते हैं, इसे शरीर कहते हैं। अब आचार्य एक चीज और बताते हैं, क्या कि तच्चम षडंगम, कि यह शरीर जो है 6 अंगों वाला होता है। इस शरीर के 6 पार्ट होते हैं। कौन 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 से, शाखा, चतस्रो, मध्यम, पंचमम, षष्टम, शिरम इति। तो ये 6 पार्ट आचार्य कैसे बना रहे हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये 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 इसका हाथ हो गए, 2 हाथ हो गए इसके, ये ये इसके 2 पैर हो गए, ठीक है। तो ये भाई है चीता, ठीक है, ये चीता है क्योंकि ये खुल के चीता है। कुछ भी नाम रख लो यार, है ना। तो ये जो इसकी आंखें भी बना देता हूँ, सॉरी, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। ये देखो हमें खुश लग रहा है कितना, है ना। तो ये हमारा शरीर है, ठीक है। आचार्य ने इसको कैसे डिवाइड किया, 6 पार्ट कैसे बनाए, तो देखो आचार्य कहते हैं कि हमारे शरीर में 4 शाखाएं होती हैं। 4 तो शाखाएं होती हैं। शाखा क्या होती है, अब कोई भी पेड़ होता है ना, जैसे कोई ट्री होता है, ये ट्री है, तो ट्री से ब्रांचेस निकलती हैं बाहर की तरफ। कोई चीज बाहर की तरफ निकली तो उसे शाखा कह देते हैं, शाखा होता है ना, तो उसे शाखा कह देते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर से, जैसे ट्री में से ब्रांच निकलती हैं, वैसे हमारे शरीर में से ऐसा क्या निकला हुआ है ब्रांच के जैसा, देखो ये 2 हाथ निकले हुए हैं जी, ये 2 पैर निकले हुए हैं जी, यानी कि ये 4 हमारे शरीर की ब्रांचेस हैं। तो इन चारों को आचार्यों ने शाखा बोला है। तो ये हमारे शरीर की 4 तो ये शाखाएं हो गई। कौन कौन सी, 2 हाथ हो गए जी, 2 पैर हो गए, तो 4 तो हमारे शरीर में शाखाएं हो गई। अब फिर कहते हैं कि एक होता है जी मध्य शरीर, ये होता है जी मध्य शरीर, बिल्कुल बीच में है कि नहीं, बिल्कुल बीच में है। तो ये मध्य शरीर है, यानी कि हमारी जो ट्रंक है, थोरेसिक रीजन प्लस एब्डोमिनल रीजन, ये जो ट्रंक है इसको कहा गया है मध्य शरीर, ठीक है। तो 4 शाखाएं हो गई, एक मध्य शरीर हो गया। ये यहाँ पे मैं लिख दिया शाखा, ठीक है ना, ये हो गई शाखा। ये भी शाखा है भाई, पैर भी शाखा ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हाथ और पैर दोनों शाखाएं। ये होता है जी मध्य शरीर, ठीक है। जो बीच का हिस्सा है इसको कि हम ट्रंक बोलते हैं, ये है मध्य शरीर। अब क्या बच गया भाई, पूरा शरीर तो हो गया कवर, एक ही चीज बची, ये देखो कितना मुस्कुराता हुआ सिर, इसका जो सिर है इसी को कह दिया गया शिरः। सिर को संस्कृत में शिर कहा जाता है, शिरः। तो कौन कौन से 6 अंग हो गए, 4 शाखाएं हो गई भाई, ठीक है। तो 4 तो हो गई शाखा, प्लस में एक हो गया मध्य शरीर, एक हो गया मध्य शरीर और एक हो गया जी हमारा सिर। तो ये 4 बन के बन गया टोटल 6, 6 यानी कि षड। तो ये हो गया षडंग शरीर, षडंग शरीर यानी कि 6 अंगों वाला शरीर।
तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 6 अंगों वाला होता है, 4 इसमें शाखाएं होती है, एक मध्य शरीर होता है और एक सिर होता है। देखो सेम बात यहाँ लिखी हुई है ना। यह शरीर षडंग से युक्त होता है, यानी 4 शाखा, 5वां मध्य भाग और छठा सिर होता है। तो इस प्रकार यह षडंग शरीर कहलाता है। अब हम बात करते हैं शरीर के सिनोनिम्स की, कि शरीर को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, ऐसे और कौन कौन से नाम हैं जिससे हम शरीर को पुकार सकते हैं। तो शरीर के पर्याय हैं गात्रम वपु संहननम शरीरम वर्म विग्रह कायो देह क्लीब पुंसो श्रिया मूर्ति तनु तनु। तो देखो, गात्र, वपु, संहनन, वर्म, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु और तनु, ये भाई 10 अपने सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इन सिनोनिम्स को आप याद कर सकें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिनोनिम्स लिख के आने हैं। अगर शरीर के बारे में पूछ लिया कि भाई शरीर के बारे में बताओ, तो फिर शरीर के बारे में आप उसकी डेफिनेशन लिखकर उसके पर्याय भी लिखेंगे। तो खैर सारे मैं नहीं कहता यार सारे याद करो, ठीक है, होंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन जितने हो सके 3-4 तो करो यार, कम से कम कुछ तो लिखोगे वहाँ, ठीक है, कुछ तो ऐसा मन में रहे कि हाँ बना के लिख सकते हैं। देखो यार 2-4 तो ईजी है। देखो, गात्र अपने यार हिंदी में वर्ड यूज होता है बहुत बार, गात्र, तो यार गात्र तो अपने को पता है शरीर के लिए, ये छोटा सा वर्ड है, इसको कर लो। वपु, वपु भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, विग्रह, विग्रह किसको कहते हैं, मूर्ति को, तो हमारा शरीर मूर्ति जैसा ही तो दिखता है, तो ये विग्रह हो गया भाई, एक विग्रह याद हो जाएगा। काय, काय आराम से याद हो जाएगा, बड़ा फेमस शब्द है काय, अपना एक सब्जेक्ट भी आता है आगे चल के, काय चिकित्सा करके, है ना, तो काय भी हो गया भाई। देह भी आराम से याद हो जाएगा, अब विग्रह किया था तो मूर्ति भी याद हो जाएगा। और 2 नाम है भाई, ये आराम से याद हो जाएंगे, तनु और तनु, बस एक ऊ की मात्रा का फर्क है, तनु और तनु। ठीक है, तनु नाम की लड़की तो यार होती है सबकी क्लास में, एक आधी मिली जाएगी। तो ये हैं भाई शरीर के नाम। ठीक है, अब इनके शरीर के नाम के बारे में हम जान लेते हैं, तो भाई 2-4 नाम के बारे में देख भी लेते हैं क्यों दिए हैं ना ये नाम। तो देखो, शरीर तो हमने पढ़ा था, शीर्यते इति शरीरम, भाई जिसका लगातार शरण हो रहा है, नाश हो रहा है, वो शरीर कहलाता है। देह जो है वो दीह उपचय धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि पोषित होना, जो कि सदा पोषित होता रहता है, ये एनाबोलिज्म से रिलेटेड है। शरीर शब्द जो है वो कैटाबोलिज्म से रिलेटेड है, देह जो है वो एनाबोलिज्म से रिलेटेड है। काय शब्द चीयते अन्नादिविति काय, जो कि अन्न आदि से पोषित होती है, वो काय कहलाती है। भाई जब हम फूड खाते हैं, आहार लेते हैं, उससे ही तो हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, तो इसलिए इसे काय कहते हैं। पुरुष, पुरी शरीरे वस्ती थी पुरुष, अब देखो पुरुष यहाँ शब्द यूज कर दिया, लेकिन मेनली पुरुष शब्द यूज होता है आत्मा के लिए, यहाँ पे शरीर के लिए भी यूज किया गया है। तो पुरुष का अर्थ होता है जो पुरी में रहता है। पुरी यानी जैसे होता है ना, जगन्नाथपुरी है, अलग अलग गांवों के नाम भी होते हैं पुर के हिसाब से ना, पुर लगा होता है। तो पुर जो होता है, पुरी जो होती है, वो रहने का स्थान होता है। शहर मान लो, सिटी मान लो, एक रहने का स्थान, तो वह पुरी होती है, और वहाँ जो रहता है वह पुरुष कहलाता है। हम जब नॉर्मली हम पहली बार स्टार्टिंग में आते हैं ना आयुर्वेद में, तो जहाँ पुरुष शब्द यूज होता है तो हमें लगता है तो मेल की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, लेकिन नहीं। आयुर्वेद में जब पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पुरुष से मतलब है जो पुरी में रहता है, यानी कि जो शरीर में रहने वाला है वह पुरुष है, जो आत्मा है वह पुरुष है। तो पुरी में रहने वाला, पुरुष्यते पुरुष। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ मेल मेल की बात हो रही है, नहीं, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो शरीर में है वह पुरुष है, तो शरीर को एक पुरुष नाम भी दे दिया गया, वैसे आत्मा के लिए बोलना चाहिए पुरुष। तो चलिए, हमने यहाँ पे शरीर के पर्याय की बात कर ली। अब शरीर होते कितने टाइप के हैं, आचार्य ने कितने टाइप के शरीर बताए हैं, तो शरीर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक धातुज पुरुष की। भाई पुरुष कितने टाइप का है कि नहीं, तो पुरुष है सबसे पहला एक धातुज पुरुष। एक धातुज यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चीज हमें याद रखनी है, ये पुरुष जो है एक चीज से मिलके बना है, और वो कौन सी है, चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञक, यानी कि सिर्फ चेतना धातु को ही पुरुष कह दिया गया। तो सिर्फ चेतना धातु होती है एक धातुज पुरुष में। तो वहीं हिंदी इसकी देखें तो महर्षि चरक ने केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की है। चेतना धातु पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है। पुरुष शब्द की उत्पत्ति पुरी शरीर शेते इति पुरुष के अनुसार, यानी जो शरीर में रहे उसे पुरुष कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है, यानी कि पुरुष का मतलब मेल नहीं है, यहाँ पे पुरुष का मतलब है आत्मा से। तो एक धातुज पुरुष पूछा, भाई एक धातुज पुरुष कौन सा होता है, तो एक धातुज पुरुष में आती है चेतना धातु, बस, यानी कि आत्मा, बस सिर्फ ये मिलके बनता है, यानी कि सिर्फ एक आत्मा होने से, एक चेतना होने से एक धातुज पुरुष कहलाता है। लेकिन यार गड़बड़ देखो, हम पढ़ तो रहे हैं आयुर्वेद,
ठीक है। अब आयुर्वेद का काम क्या है भाई? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर की यानी कि रोगी व्यक्ति के रोग का नाश करना। ठीक है। अब लेकिन यार आत्मा जो है, एक धातु जो पुरुष है, आत्मा तो यार निर्विकार होती है, आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा में तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। ठीक है। ना तो उसको स्वस्थ की स्वस्थ रख सकते हैं हमारे वेद से, ना उसके रोगों का नाश कर सकते हैं। भाई आत्मा तो शुद्ध है ना। तो यार अब एक धातु पुरुष की कैसे चिकित्सा करेंगे? तो आंसर है, एक धातु पुरुष की चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि एक धातु पुरुष में कोई रोग उत्पन्न नहीं होते। एक धातु पुरुष जो है वो शुद्ध होता है, वो तो आत्मा ही है। आत्मा को क्या है, तो एक धातु पुरुष अचिकित्सीय पुरुष है, यानी कि उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं षड धातुज पुरुष की, अपने वाले मामले की। तो षड धातुज पुरुष में क्या है? षड मतलब क्या होता है संस्कृत में? षड मतलब होता है छह। तो यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर छह धातु, यानी कि छह चीजों से मिलकर बनने वाला पुरुष षड धातु पुरुष कहलाता है। अब षड धातु पुरुष में क्या क्या होता है? तो खादय चेतना षष्टा धातव पुरुष स्मृत, यानी कि ख आदि, यानी कि आकाश आदि। ख का मतलब, जहां भी ख शब्द आ जाए आयुर्वेद में या संस्कृत में, तो आप समझिए ख का मतलब होता है आकाश। तो आकाश आदि, आकाश आदि यानी कि पांच महाभूत, प्लस में क्या? चेतना, यानी कि पांच महाभूत प्लस एक चेतना धातु मिलकर बनाती हैं षड धातुज पुरुष। छह चीजें हो गई ना, पांच तो महाभूत हो गए, एक चेतना धातु हो गई यानी आत्मा। तो छह चीजों से मिलकर बनने वाला पुरुष कहलाता है षड धातुज पुरुष। अब देखो इसमें तो यार पांच महाभूत भी आ गए ना, अब इसमें रोग उत्पन्न होंगे। इसमें सिर्फ आत्मा नहीं है, इसमें पांच महाभूत भी हैं। तो अब इसमें रोग उत्पन्न होंगे, यानी कि ये चिकित्सीय पुरुष है, इसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका इलाज किया जा सकता है, इसको स्वस्थ भी रखा जा सकता है। यानी कि हमारा तो भाई कस्टमर जो है वो ये है ना, इसका इलाज करना है हमने। तो दो तरह के पुरुष अभी हमने पढ़े, एक धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, आगे भी चतुर्विंशति पुरुष भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी ये इसकी हिंदी देखो। खादेह अर्थात आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत और छठी चेतना धातु को पुरुष संज्ञा से जानना जाता है। यह चेतना शब्द से आत्मा के साथ साथ मन को भी ग्रहण करना चाहिए। उपयुक्त पुरुष ही वैशेषिक दर्शन के अनुसार चिकित्सा के लिए अधिकृत है। वही मैंने आपको बताया भाई, जिसमें रोग उत्पन्न होंगे उसी की चिकित्सा कर सकते हैं। एक धातु पुरुष में तो चिकित्सा हो नहीं सकती, क्योंकि रोग ही नहीं है वहां तो। लेकिन यहाँ पे रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, इसलिए चिकित्सीय पुरुष है। ये क्या है? अचिकित्सीय। ये क्या है? चिकित्सीय पुरुष है, ये चिकित्सा के लिए अधिकृत है। तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस पुरुष की हम चिकित्सा कर सकते हैं, ऑप्शन दे दें, तो वहां षड धातु पुरुष को आपने टिक करना है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं चतुर्विंशति धातुज पुरुष। चतुर्विंशति, संस्कृत में चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है भाई? चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। चतुर मतलब चार, विंशति मतलब 20, 20 और 4 24। तो चतुर्विंशति पुरुष की बात करते हैं। तो आचार्य कहते हैं पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति स्मृत मनोदशेन्द्रियाणार्था प्रकृति चाष्ट धातु की। तो इसमें 24 चीजें बताई हैं आचार्यों ने कि 24 चीजों से मिलकर बनने वाला पुरुष कहलाता है चतुर्विंशति पुरुष। तो क्या क्या हो गया भाई? मन, मनो, 10 इंद्रियां। इंद्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। अब ये पांच तो कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय से हमारे आंखों से देखते हैं, एक इंद्रिय आंख हो गई ज्ञानेंद्रिय, हमारे कान हो गए, हमारी नाक हो गई है। ठीक है। तो इस हमारी त्वचा हो गई। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इससे 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, हस्तपाद पाणी उपस्थ पायु। ठीक है। हाथ पैर इत्यादि जो होते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो 5 प्लस 5 कितनी होगी? 10 इंद्रियां हो गई। ठीक है। और इंद्रियों के फिर अर्थ हो गए। अब यार कहोगे अर्थ क्या होते हैं? तो अर्थ वो होते हैं जो कि हमें चाहिए। पुरुष को जो चाहिए वो पुरुषार्थ होता है, इंद्रियों को जो चाहिए वो इंद्रियों के अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंखें हैं, है ना, आंखें हैं, आईज हैं, तो इन्हें क्या चाहिए भाई? आंखें क्या देखेंगी? आंखों को चाहिए रूप। इन्हें भाई कोई सीन देखना है, कोई रूप देखना है, तो आंखों का अर्थ हो गया रूप। ठीक है। अब भाई हमारी जिह्वा को क्या चाहिए? है ना, जिह्वा को क्या चाहिए? रस चाहिए, तो इसका क्या हो गया अर्थ? रस हो गया। हमारे कानों को क्या चाहिए? हमारे कानों को चाहिए शब्द, तो इसका अर्थ क्या हो गया? शब्द हो गया। तो इस तरह इन पांचों के अर्थ होते हैं। तो अर्थ हो गए, 10 इंद्रियां हो गई, 5 अर्थ हो गए, एक मन हो गया, अष्ट प्रकृति, अब वही पदार्थ विज्ञान वाला आ गया फिर मामला। तो ये सभी मिलकर 24 तत्व होते हैं टोटल। इन 24 से मिलकर चतुर्विंशति धातुज पुरुष बनता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है। अष्ट धातु के अंदर अव्यक्त, महक, अहंकार, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र, ये सभी आते हैं और इसे ही चतुर्विंशति धातुज पुरुष कहा जाता है। ये सब आप पदार्थ में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो, टेंशन मत ना लो, सब क्लियर हो जाएगा।
तो अब देखो आचार्य क्या कहते हैं, बुद्धेन्द्र मनोर्थानाम विद्या योग धर्म परम चतुर्विंशति को हेश राशि पुरुष संज्ञक, कि भाई इस प्रकार बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ तथा इन पर सबका संयोग 24 तत्वों के राशि पुरुष की संज्ञा प्राप्त करता है। यहाँ चरक ने पृथक पृथक 24 तत्वों की परिगणना नहीं की है, तो बुद्धि से महत अहंकार एवं पंच तन्मात्र कुल 7 तत्व, इंद्रियों से 5 ज्ञान इंद्रिय व 5 कर्म इंद्रिय और मन ये 11 तत्व, अर्थात से शब्द आदि विषय न लेकर पंचमहाभूत तथा पर अव्यक्त, इस प्रकार 24 तत्व समझने चाहिए। यहाँ इन्हीं के बारे में डिटेल में बता दिया कि 24 तत्व क्या क्या है। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े, हमने एक धातु पुरुष पढ़ा, षड धातु पुरुष पढ़ा, और ये अभी चतुर्विंशति धातु पुरुष पढ़ा। अभी देखो एक 25 धातु से बनने वाला पुरुष पंचविंशति, ठीक है ना। ये पदार्थ विज्ञान का पूरा मतलब प्योर पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है, तो फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में डाल रखा है, ठीक है। पंचविंशति पुरुष यानी कि 25 चीजों से बनने वाला पुरुष। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं। क्या क्या होता है, एक तो प्रकृति होती है भाई। अभी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति देखो, एक तो होती है प्रकृति जो कि अव्यक्त है, एक प्रकृति विकृति है यानी कि महत अहंकार तन्मात्राएं, एक विकृति है, ठीक है, जिसके अंदर 16 विकार आते हैं, एक न प्रकृति है और न विकृति है, ठीक है ना। अब प्रकृति वो होती है जो कोई चीज बनाती है, जिस चीज से कोई चीज बनती है तो वो प्रकृति कहलाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भगवान ये सारा संसार बना रहा है तो भगवान प्रकृति, एग्जाम्पल भगवान प्रकृति नहीं है वैसे, पहले बात। जैसे कि मान लो कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है तो कुम्हार प्रकृति है, जो चीज बनाती है वो प्रकृति है, यानी जिससे जो बनता है वो प्रकृति है। दूध से दही बनी तो दूध प्रकृति है, ठीक है। एक होता है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति का मतलब ये है कि जो कोई चीज बना रही है लेकिन वो खुद भी किसी से बन रही है। विकृति का अर्थ होता है जो किसी चीज से बनती है, ठीक है। तो प्रकृति विकृति वो है जो कि खुद तो दूसरी चीज बना रही है लेकिन वो खुद भी किसी चीज से बन रही है, तो प्रकृति विकृति हो गया। इसके अंदर महत अहंकार और 5 तन्मात्राएं आती हैं। एक होता है विकृति। विकृति होती है कि भाई ये किसी चीज से नहीं बन रही, मतलब सॉरी ये कोई चीज बना नहीं रही है लेकिन ये खुद किसी चीज से बनी है, विकृतियां हैं। तो इसमें 16 विकार आ जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन तथा पंचमहाभूत। एक होता है ना प्रकृति ना विकृति, ये ना तो किसी चीज से बन रही है और ना कुछ बना रही है। इसके अंदर आ जाती है हमारा पुरुष यानी कि आत्मा। आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा रिलैक्स रहता है, ठीक है। ये ना कुछ बनता है, ना किसी से बनता है, ना कुछ बनाता है। तो सुश्रुत ने भी पंचविंशति तत्वों का उल्लेख सांख्य में सम्मत किया है। ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, आप पदार्थ विज्ञान में आगे दर्शन शास्त्र पूरा पढ़ने वाले हैं। अब हम एक ब्रीफ बात कर लेते हैं दोष के बारे में कि आखिर दोष क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्रीफ दिया था ना वो मशीन वाला एग्जांपल देके कि दोष होते हैं, ऐसे दूषित हो जाते हैं तो हमारे शरीर को दूषित करते हैं, नॉर्मल अवस्था बैलेंस में रहते हैं तो ये शरीर को धारण करते हैं। तो दोष शब्द बना है दुष्यंति मनः शरीरम चेति दोषा, कि जो मन और शरीर को दूषित करते हैं वे दोष कहलाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, मन और शरीर दोनों कहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर की बात करता है आयुर्वेद, नहीं, मन की भी बात करता है कि जो मन और शरीर को दूषित करते हैं वे दोष कहलाते हैं। अब दोष कितने टाइप के हुए, डेफिनेशन से पता लग गया अपने को, क्या, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। यानी कि शारीरिक दोष वे दोष हैं जो कि शरीर को दूषित करते हैं, और मानसिक दोष वे दोष हैं जो मन को दूषित करते हैं। आप देखो शारीरिक दोष कितने होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं 3, वात पित्त और कफ। सबने नाम सुने होंगे, वात पित्त और कफ, ये 3 शारीरिक दोष होते हैं, यानी कि शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इनको शारीरिक दोष कहते हैं। तो 3 शारीरिक दोष हो गए, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष, मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। एक बात याद रखिए, जहां मानसिक दोष पूछे जाएंगे आप कहना है रज और तम। जहां मानसिक गुण पूछा जाएगा, गुण, मानसिक गुण होता है सत्व। हालांकि प्रकृति जो होती है, प्रकृति यानी कि जो सारा संसार जो बना हुआ है, इस प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं। ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक होती है, यानी कि हर चीज में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व को सत्व भी कहते हैं, ठीक है। जब प्रकृति की बात आएगी आगे कहीं भी, जब प्रकृति की बात आएगी तो त्रिगुण की बात होगी, उसमें त्रिगुण यानी 3 गुण होंगे, सत, रज और तम। लेकिन जब मानसिक दोष की बात आएगी तो मानसिक दोष में रज और तम आएंगे, और मानसिक गुण की बात आएगी तो सिर्फ सत्व आएगा।
क्योंकि सत्व शुद्ध होता है, ये मन को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करता। जबकि रज और तम ये घट बढ़ जाते हैं तो ये दोष को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसीलिए इसे मानसिक दोष कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोषों के पंच भौतिकत्व को एक बार जान लेते हैं। भी दोष किन किन महाभूतों से मिलके बने हैं। तो देखिए, वात दोष जो होता है वो वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है। मेनली तो उसके अंदर वायु ही होती है, मेन वायु होती है। अष्टांग हृदय ने यानी वाग्भट ने वायु और आकाश माना है। सुश्रुत और चक्रपाणी और दलहन तीनों कहते हैं कि भाई वायु होती है इनमें। वात जो है वायु महाभूत प्रधान है, लेकिन अष्टांग संग्रह यानी कि वाग्भट कह रहे हैं कि वायु में वायु और आकाश दोनों महाभूत है। पित्त दोष जो होता है वो अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, अग्नि सुश्रुत ने भी मानी है और चक्रपाणी ने भी मानी है, यानी सभी आचार्य एक मत हैं कि पित्त दोष जो है वो अग्नि महाभूत से बना है। हालांकि इनमें होते सारे हैं लेकिन प्रधानता देखी जा रही है। कफ जो है उसमें जल और पृथ्वी की प्रधानता है। सुश्रुत कहता है सोम की प्रधानता है। सोम का मतलब होता है जल, सोम वर्ड जल के लिए यूज होता है और चंद्रमा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सोम यानी जल की प्रधानता है। चक्रपाणी भी यही कहते हैं कि जल की प्रधानता है। तो ये है कि किस दोष के अंदर कौन से दोष प्रधान है, कौन से दोष ज्यादा पाए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, अब देखो धातुओं के बारे में हमने देखा था ना, 7 धातुएं होती हैं। तो अब धातुओं में देखो कि कौन सी धातु में कौन से महाभूत होते हैं। तो रस धातु जो होती है उसमें जल महाभूत प्रधान होता है, उसके अंदर जल महाभूत होता है। रक्त धातु जो होती है उसके अंदर जल के साथ साथ पृथ्वी भी होती है। मांस धातु के अंदर पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। देखो पृथ्वी क्या होती है, सॉलिड होती है ना, सॉलिड होती है पृथ्वी पूरी। तो ऐसे ही जो मांस होता है वो भी सॉलिड होता है, पावरफुल होता है ना, बिल्कुल हैवी होता है। तो मांस में पृथ्वी महाभूत प्रधान है। मेद जो है यानी कि फैटी जो टिश्यू है, एडिपोज जो टिश्यू है हमारा, मेद जो है वो जल प्लस पृथ्वी यानी जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। अस्थि जो है हमारी बोन्स है वो वायु, अग्नि और पृथ्वी महाभूत प्रधान होती हैं। मज्जा जो हमारी धातु है यानी कि बोन मैरो, मज्जा में जल महाभूत प्रधान होता है और शुक्र में भी जल महाभूत आचार्य सुश्रुत ने प्रधान माना है। तो आप है ना ये सब याद कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाए तो आप टेबल बना के आ सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए धातुओं की पंचमहाभूत सारणी की चक्रपाणी और दलहन की क्या माना है। तो भाई चक्रपाणी कहते हैं कि भाई रस जो है उनमें तो कुछ माना ही नहीं है। दलहन कहते हैं कि रस धातु जल प्रधान है। रक्त को तेज प्लस जल माना है। मांस को पार्थिव यानी कि पृथ्वी महाभूत प्रधान माना है। मेद को जल पृथ्वी, अस्थि को पृथ्वी वायु, मज्जा और शुक्र को जल माना है। लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है बस। अब देखते हैं मल। मल में कौन से पंच महाभूत प्रधान थे। 3 प्रकार के मल होते हैं ना, हमने पढ़े थे, पुरीश, मूत्र और स्वेद। तो उन तीनों में देखिए जो पुरीश जो होता है हमारा फीकल मैटर जो होता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। भाई सॉलिड निकलता है ना, ज्यादा सॉलिड सेमी सॉलिड मान के चल रहा है, तो पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है हमारा पुरीश, फीकल मैटर। और जो स्वेद होता है, जो हमारा स्वेट होता है, जो पसीना में आता है, वो पसीना जल महाभूत प्रधान है। भाई उसमें जल ही निकलता है ज्यादातर। लेकिन मूत्र जो है, मूत्र के अंदर अग्नि प्लस जल महाभूत होते हैं, यानी कि इसके अंदर अग्नि महाभूत और जल महाभूत दोनों पाए जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई कि दोष में, धातु में और मलों में कौन कौन से महाभूत प्रधान होते हैं। अब त्रिगुण और त्रिदोष का संबंध देखेंगे कि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी प्रकृति जो होती है, पूरा संसार है, त्रिगुणों से बना है। ये एक बेसिक आइडिया है, पदार्थ विज्ञान में आप पढ़ोगे। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर सांख्य दर्शन ने जो माना है कि भाई अव्यक्त से, अव्यक्त के अंदर जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है, सत्व रज और तम से युक्त होता है, वो महत्व को बनाता है। महत्व त्रिगुणात्मक होता है, उससे अहंकार बनता है। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उससे फिर सात्विक और राजसिक मिलकर एकादश इंद्रिया बनाते हैं, तामसिक पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत बनाती हैं। तो ये तो है यार आपका प्योर पदार्थ विज्ञान का टॉपिक कि संसार कैसे उत्पन्न होता है। वो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपके एक तो सिलेबस का पॉइंट नहीं है और बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें आप ये जानिए कि पूरा संसार जो है, जो पूरी प्रकृति है, वो 3 गुणों वाली होती है, सत्व रज और तम। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। इन तीनों के बारे में जाने तो सत्य जो गुण होता है वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, निर्विकार होता है, प्रकाश स्वरूप होता है। सत्य यानी कि ज्ञान को मानो आप, सत्य ज्ञान स्वरूप होता है, प्रकाश स्वरूप होता है। अतः मन को भी निर्मल, ज्ञानवान और विकार रहित और आनंदपूर्ण कर देता है।
सत्य जिसके मन में होएगा भाई साहब, वो किसी से ना कोई उसको फर्क पड़ेगा, बस मन ज्ञान पूर्ण होएगा, आनंद पूर्ण होएगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होएगा, आराम से, है ना, वो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होता है। तो सतोगुण प्रधान या सात्विक प्रकृति का व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से संपन्न, भाई ज्ञानी व्यक्ति होएगा पूरा, है ना, उसको मतलब किसी भी चीज से पूछ लो उसको भाई हर चीज की नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। तो काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित है, यानी कि काम क्रोध लोभ इत्यादि जो होते हैं ना, उसके अंदर वो सब देखने को नहीं मिलेगा, इन सब से वो रहित होएगा, उल्टे सीधे काम में नहीं पड़ेगा वो। ओजस्वी, ओज से युक्त होएगा। पवित्र, पूरा पवित्रता से रहने वाला होगा। मैत्री यानी कि फ्रेंडली नेचर का होगा, मैत्री स्वभाव वाला। आस्तिक यानी कि ईश्वर और वेदों में विश्वास रखने वाला होगा। आस्तिक का मतलब होता है अस्थि सह, सह अस्थि, यानी कि वो जो यह मानता है कि वह है, तो वह आस्तिक होता है, यानी कि आस्तिक होगा। इन सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उक्त गुणों के आधार पर महर्षि चरक ने सात्विक प्रकृति के 7 भेदों का उल्लेख किया है। ब्रह्म, अर्ष, इंद्र, याम्य, वरुण, कुबेर का अथर्व, ये 7 प्रकार की प्रकृति है, जिनको आगे चल के अपन डिटेल में बाद पढ़ेंगे। रजोगुण, रजोगुण जो होता है वो रागात्मक अर्थात अटैचमेंट करने वाला होता है, आसक्ति लाने वाला होता है। तृष्णा तथा विषयासक्त होता है। विषय मतलब वो चीजों में ज्यादा घुसने वाला होता है, वो थोड़ा अटैचमेंट वाले नेचर का होता है, जिसमें रजोगुण होता है। तो रजोगुण की प्रधानता होने पर मनुष्य में लोभ, लोभ किसी को पाने की, भाई ये चीज मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये लालच होता है ना, लोभ। कार्य करने की अति प्रवृत्ति, कोई भी कार्य करने को कह दो तुरंत तैयार हो जाएगा। बोला भाई चल घूमने चलना, बोलो चलो भाई, चलो चलो चलो, चल भाई गोवा चलना, चलो भाई चलो चलो चलो, चल भाई वाटर पार्क चलना, चलो भाई चलो चलो चलो, चलो भाई खाना खाते हैं, चलो भाई चलो। तो कोई भी कार्य करने को ले वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो कार्य करने की अति प्रवृत्ति रजोगुण प्रधान व्यक्ति में मिलती है। नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, हर मिनट में कोई नई इच्छा आ जाती है उसके मन में, क्यों, थोड़ा चंचल स्वभाव का हो गया ना रज प्रवृत्ति वाला। तो रज थोड़ा बात से भी कोरिलेट करता है, चंचल प्रभाव का, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। राजस प्रकृति के व्यक्ति लोभ, दंभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष एवं अहंकार से युक्त होते हैं। भाई ये गड़बड़े हैं इनमें। चरक के अनुसार इनके 6 भेद हैं। असुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत, शकुन। अब आपको हो गया अरे असुर राक्षस कहाँ से आ गए, ये वही वाले हैं क्या? हाँ वही वाले। तो तमोगुण जो है, तमोगुण के बारे में क्या है कि ये प्रकृति जड़ता का मूलक भाव है। जैसे जड़ होती है ना, पेड़ की जड़ होती है, वो एक जगह है, बस वो वहीं रहती है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता बाहर की चीज़ों से। वैसे ये है तमोगुण वाला, जड़ होता है भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आलसी होता है, कहीं डाल दो कहीं फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज्ञानता को उत्पन्न करता है, उसको कोई जानना नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तो वो अज्ञानता को उत्पन्न करता है। प्राणी को मूड बनाकर प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा में आसक्त कर देता है, मूर्ख बनाता है, आलसी बना देता है, और सारा दिन सोता रहता है ऐसा व्यक्ति, तमोगुण वाला। तामस प्रकृति के व्यक्ति में विषाद यानी कि डिप्रेशन, नास्तिकता, नास्तिकों का, अधर्मशीलता, उल्टे से काम करना, अकर्मण्यता, कोई काम नहीं करना, या तो करेगा तो उल्टे काम करेगा, नहीं कोई काम नहीं करेगा, दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि वाला, अधिक निद्रा आना आदि गुण होते हैं। तामस प्रकृति के भेदों में पाशव, मात्स्य, वानस्पत्य आदि भेद वर्णित किए गए हैं, जो कि आगे चलने वाले आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो इन त्रिगुण और त्रिदोष के बीच में क्या संबंध होता है वो जानते हैं। तो देखिए जो रजोगुण होता है ना, वात प्रधान है भाई, वात के अंदर जो है वो रजोगुण देखने को मिलता है। वात दोष के अंदर कौन सा गुण है? 3 गुणों में से रजोगुण है। पित्त के अंदर कौन सा है? सतोगुण है। ठीक है, पित्त प्रकाश स्वरूप है ना, पित्त में क्या है? अग्नि महाभूत, अग्नि प्रकाश करती है, इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो पित्त के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, कफ के अंदर तमोगुण प्रधान देखने को मिलता है। ये तो हमने तीनों दोष की बात कर ली। अब हम महाभूत और त्रिगुण की बात करते हैं। तो आकाश महाभूत के अंदर सतोगुण मिलता है, वायु महाभूत के अंदर रजोगुण होता है, अग्नि महाभूत के अंदर सत्व और रजगुण होते हैं, जल महाभूत के अंदर सत्व और तम होते हैं, और पृथ्वी महाभूत के अंदर तम होते हैं। पृथ्वी होती है ना, मिट्टी होती है, कहीं डाल दो, मिट्टी का ढेर डाल दो, वहीं पड़ा रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, भारी होती है। तो तम वाले भी क्या होते हैं? आलसी होते हैं। तो पृथ्वी महाभूत भी थोड़ा आलसी है, भारी है ना, तो वो तम में आ जाता है। आकाश भाई सत्व है, बिल्कुल ज्ञान है, प्रकाश है, तो आकाश क्या है? वो सत्व महाभूत त्रिगुण प्रधान होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इनका रिलेशन, ठीक है। और इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है सिलेबस का पहला पॉइंट। तो यार ये पहला लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमने कवर नहीं किया है, बेसिक्स देखते चले हैं, क्योंकि भाई जब सिलेबस शुरू होता है तो पहला पॉइंट हमेशा छोटा ही रखा जाता है। तो यार ये छोटा सा पॉइंट था, इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो श्लोक्स मार्क किए हैं वो श्लोक आपको याद होने चाहिए, इनको आप याद करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो यार क्रियाशारी जो है ना बड़ा ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको ना कुछ चीज़ें याद करते हुए चलना है, कुछ चीज़ें समझते हुए चलना है, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट यही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, कोई इतना मतलब हाईली डिटेल्ड प्रोग्राम नहीं, बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक बेसिक चलेगा इसमें, ठीक है ना। तो बहुत इजीली इसको पास किया जा सकता है, इसको अटेम्प्ट करना बड़ा आसान है। अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप बना के भी पेपर को लिख सकते हैं आराम से, इसमें बच्चे पास हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा री नहीं आती है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा श्लोक भी नहीं करना, कुछ कुछ श्लोक याद करो मेन मेन, जैसे डेफिनेशन का श्लोक हो गया वो याद कर लो, किसी के कोई दोस्त के कर्म पूछ ले, कोई कर्म आदि का श्लोक है वो याद कर लो, मेन मेन श्लोक याद करो, फालतू ज़्यादा श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं हो रहे तो फिर इसकी हिंदी तो आप लिख ही दोगे बना के, है ना। श्लोक का क्या है, थोड़ा प्लस पॉइंट होता है, एक एज मिलता है कि आपको, कि जो एग्जामिनर होता है, टीचर होता है, वो आपसे प्रभावित होता है और आपको अच्छे नंबर देता है श्लोक देखकर। तो ये रूल है भाई, श्लोक आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, आप कर लेना, नहीं हो तो फिर यार क्या ही उपाय है, लेकिन आप करोगे यार, मेहनत करना यार, थोड़ा कर लेना मानो। तो इसी के साथ साथ अपना सिलेबस का पहला पॉइंट होता है, हमने क्रिया क्या है कवर कर लिया, शरीर क्या है कवर कर लिया, शरीर क्या है ये भी कवर कर लिया, पंचमहाभूत, दोष इत्यादि, त्रिगुण इत्यादि के सारे संबंधों को हमने क्लियर कर लिया। साथ ही साथ सिलेबस के अतिरिक्त हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट सिलेबस का। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।